नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी एक बार फिर सबका स्वागत है। हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 13 तक सोल्व कर चुके हैं। बगल में जो रुक्मिणी प्रकाशन की बुक दिख रही है, हम लोग उसी से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 14 को सोल्व करने जा रहे हैं। थोड़ी सी 2-4 रोज के लिए इधर तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाने के कारण टेस्ट सीरीज आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। और आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 14 की शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए आने वाली ऑप्शन दिया हुआ है। आपको √5 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा और √7 का भी वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, बगल में पहले निकाल देते हैं। √5 का आप वर्गमूल निकालिएगा। तो वर्गमूल जब हम इसका निकालने जाएंगे तो कितना से यह जाएगा, 2 से जाएगा, 2 फिर 2 हो जाएगा, 4 होगा, फिर गुना करने पर भी यह 4 होगा और जोड़ने पर भी 4 होगा। तो इधर बगल में कहीं पे लिख देते हैं 2। उसके बाद आया 1 आया, तो अब इसके बाद नहीं जा पाएगा, तो इस पे डबल 0 देंगे दशमलव देने के बाद। और यहाँ कौन ऐसी संख्या रखें कि हम वहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर अगर हम 2 भी रख देते हैं, ठीक है, बिल्कुल 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर यह हो जाएगा 44, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 84, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, घटाएंगे तो क्या आएगा 16। फिर उसके बाद यहाँ पर डबल शून्य आ जाएगा। अब डबल शून्य आ जाएगा तो फिर उस पर क्या रखेंगे, अब इस बार यहाँ पर 3 रखेंगे। जब 3 आप रखिएगा, 3 यहाँ भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ाइए, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। उसके बाद में यह कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। या मतलब कि हमने इतना निकाल लिया लगभग मान, आगे हमको बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 2.23। अब बात रहा √7 का। √7 का मान को हम लोग निकालेंगे। इसका वर्गमूल कीजिए, अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। फिर वही क्रिया करेंगे, 2 हो जाएगा। उसके बाद में दशमलव अभी नहीं देंगे, आगे देंगे। फिर 2 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद में अब यह नहीं जा पाएगा तो यहाँ दशमलव देंगे और डबल शून्य रख देंगे। डबल शून्य रखेंगे तो जानते हैं यह 6 बार में चला जाएगा। 6 बार में जाएगा तो 6 के 36 और 6 चौका 24, तो 240 और 36 कितना हो जाएगा, 276 हो जाएगा। 276 यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद जब इसको हम घटाएंगे तो यह बन गया 10 में से 6 जाएगा तो यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 9, तो यह हो जाएगा 2, इसका यह कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो यह कितना हो जाएगा 52। उसके बाद फिर यहाँ पर डबल शून्य हम लोग रखेंगे। अब डबल शून्य फिर जब हम इसमें रखेंगे तो यह कितना बार में अब जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। 4 बार में जाएगा तो 4 रख देंगे और नीचे क्रिया करने की अब कोई जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। और देख लीजिए 20 यानी कि 2000 और फिर आएगा 200, 2200 और 4 चौका 16, 2216 पे ही यह रुक जाएगा। इतना आ गया, हमारे पास आ गया 2.64 आ गया। अब देखिए इसके बीच में होनी चाहिए वह संख्या, तो 4 है तो यह तो हो ही नहीं सकता है। देखिए इससे बाहर भाग गया, और 1 से शुरुआत हो रहा है तो यह भी नहीं हो सकता है। अब देखिए यह 3 है तो यह भी नहीं हो सकता है। सिर्फ 2 ही ऐसा है जो यह उन दोनों के बीच में भी आ रहा है, और इसका मान भी हम तोड़ेंगे तो आएगा 2.04 हो जाएगा। देखिए यहां बनाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 ऊपर भी 10 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.4 हो जाएगा, जो कि 2 दशमलव और इन दोनों के बीच में भी यह आ रहा है। अर्थात इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि x बराबर 5 और y बराबर 2 पर 16 × x का पावर 4 प्लस 25x² माइनस 40x² x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इतना का मान, इसमें मतलब x के जगह पर 5 और y के जगह पर 2 रखने पर क्या होगा। तो देखिए 16 x का पावर 4 प्लस 25y² माइनस 40x² y, इसको सोल्व करना है। इसके जगह पर इसको रखने से पहले हमको इसमें एक चीज दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 4x² और माइनस, देखिए माइनस में कितना चला जाएगा, यहां तो पहले से 2 होता ही है और यहां का 5
5 चौका 20, 20 दूना 40, 5y हो जाएगा, ऐसे बनेगा और इसका होल स्क्वायर के रूप में चला जाएगा। अर्थात यह किस चीज में लिखा हुआ था, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्म होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी के बराबर जो होता है। तो इतना जब इस फॉर्म में है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अब इस मान को यहाँ पे पुट करेंगे, 4 5 का स्क्वायर माइनस 5 फिर 2 का स्क्वायर और फिर उसके बाद में अब पूरे का होल स्क्वायर करना है, हमें पूरे का होल स्क्वायर करना है। तो कितना हो जाएगा यह 25, 25 चौका कितना हो जाएगा 100। उसके बाद में यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 5 20, कितना हो जाएगा 20। उसके बाद में इसका हम स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, सॉरी यहां पर यह गलत हो गया, एक सेकंड के लिए, यहां स्क्वायर नहीं ना है, स्क्वायर नहीं है तो यह नहीं रहेगा। यहां यह हो जाएगा हमारा 100 और यह होगा 5 दूना 10 और टोटल का स्क्वायर होगा, ऐसे हो जाएगा, गलत हो गया था सॉरी। और 100 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 और 90 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8100 और जिस ऑप्शन में 8100 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है यदि माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक बट्टा p है तो p का मान क्या होगा। अर्थात देखिए दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक और टोटल में बट्टा में p दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है लिख देते हैं। यहां पर फॉर्मूला होता है हमारा कि 2 माध्य 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक और बट्टा में हो जाएगा हमारे पास p। अब क्या करेंगे, यह सॉरी p हो कर हैं, सॉरी माफी चाहते हैं, p थोड़ी हो गई यहाँ पर, इसको भेजेंगे इस साइड। यहाँ हो जाएगा हमारे पास माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक और बट्टा में हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, माध्य इक्वल टू माध्य को हम लोग इक्वल करेंगे। जब दोनों माध्य इक्वल करेंगे तो अब लिखेंगे ना 3 माध्यिका माइनस बहुलक और बट्टा में p इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस बहुलक और बट्टा में 2। अब देखिए ऊपर वाला पर्सन बराबर है तो नीचे वाला भी एक दूसरे क्या है बराबर है, अर्थात p बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2 और जिस ऑप्शन में 2 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि 14 cm और 7 cm की त्रिज्याओं वाले 2 संकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सुंदर है। पहले हम इसको ये बना देते हैं। इसका मान लीजिए ये इसका केंद्र है और यहां से यहां तक 14 cm त्रिज्या है, 14 cm त्रिज्या है और संकेंद्रित और बोला है फिर देखिएगा, यानी कि एक और ऐसा बनेगा ऐसा, और इसकी जो त्रिज्या है यह कितना है 7 cm है। तो क्या बोला है कि 14 cm और 7 cm की त्रिज्या वाले 2 संकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे छल्ले इसका ये वाले पार्ट का हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल अगर आप जानते हैं तो इस बना सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर भी कर देंगे तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें को इसी से एक फार्मूला भी के जैसे आप बन जाता है, इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, बस बाकी काम हो गया, कुछ नहीं करना है। तो देखिएगा लिखेंगे क्या कि घिरे छल्ले का क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं घिरे छल्ले
का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसी में से पाई कॉमन ले लेंगे और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान रख देंगे 22/7 और देखिए बड़ा वाला आर जो लिखा गया उसके जगह पर 14 मान रखेंगे। और यह चीज आप एक और देख रहे होइएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है एक बार जोड़ेंगे और एक बार इसको घटा देंगे, अर्थात यह हो जाएगा 14 + 7 और एक बार हो जाएगा 14 - 7। देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 21 × 22 या 22 × 21 लिख दीजिए, 22 × 21 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 21 दूना 42 का 2 तो हासिल 4 और 21 दूना 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, 462 cm² इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है यदि 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 51m - 85 के रूप में निरूपित किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इस दोनों का जो हमारा HCF होगा वह इतना के बराबर है, इस रूप में लिखा जाता है तो m का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां लिखेंगे 51 और 85 का HCF क्या होगा 17 × 51 और 17 × 85, इसमें कुछ नहीं सोचना है मेरे भाई, यहां हो जाएगा 17 का 17 और इसी को HCF बराबर HCF कर देंगे, वह HCF के मान के बराबर वह चीज दिया हुआ है हमारे पास, लिखेंगे 51m - 85 = 17। अब ध्यान दीजिएगा इसको भेजेंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा 51m और इधर लेके जाएंगे इसको तो जोड़ेंगे, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 102 और इससे यह कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा 2 बार में कट जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2 और जिस ऑप्शन में 2 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि रूट में 2 और रूट में 3 का गुणनफल ... होता है और ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा इसको क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे रूट में 2 गुना रूट में 3, तो इसका फाइनल रिजल्ट हमके हमारे पास मतलब कि रूट में रहेगा या नहीं रहेगा उस पर निर्भर भी करता है और यह फाइनल रिजल्ट जो होगा वह क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग जानते हैं कि रूट में a इंटू रूट में b का गुणनफल √AB के बराबर होता है, यह एक फार्मूला होता है। तो इस दोनों का गुणनफल हमारे पास क्या हो जाएगा √6 के बराबर हो जाएगा और यह रूट से बाहर पूर्णतः नहीं निकल सकता है और जो भी संख्या होता है और रूट में रहता है वह जैसे रूट में 4 है तो यह बाहर निकल सकता है तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन √3 बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक उसी तरीके से यह रूट में है और यह पूर्ण वर्ग में नहीं निकल जाएगा, बाहर नहीं आएगा, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात यह जो भी संख्या जब भी होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, अर्थात इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। देखिए दो तरीका हम आपको बताएंगे, पहले जैसे कह रहा है तो 8 चाहिए और वह हमें क्या चाहिए प्राकृत संख्या और विषम चाहिए, तो एक विषम संख्या होता है, फिर 3 विषम संख्या होता है, फिर उसके बाद में हमारे पास 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है, फिर 11 होता है, फिर उसके बाद में 13 होता है और फिर उसके बाद 15 होता है, फिर आगे भी होगा, लेकिन हमें 8 की जरूरत है, 3 3 6 और 2 8। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है और लगातार होता है ना तो इसका माध्य अगर निकालना होगा तो लिखेंगे कि माध्य बराबर फर्स्ट और लास्ट को लीजिए, फर्स्ट और लास्ट बटा 2 हो जाता है, अर्थात 15 + 1 और बट्टा में 2 अर्थात जोड़ेंगे तो 16 बटा 2 यानी कि 8 इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये याद रखने वाली बात है, अगर आपको याद नहीं है तो लिखेंगे इसका जो माध्य बनेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कहेगा कि प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो वह 8 का 8 ही होगा। कहता इसी में कि प्रथम 9 विषम तो 9 आंसर जाता, प्रथम 50 कहता तो 50 हो जाता, प्रथम 100 कहता तो 100 ही इसका आंसर हो जाता, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है यदि a + b = 90 डिग्री और sin a = 3/5 है तो
tan b का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की निर्माण करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लिया यहाँ a कहेंगे, इसको b कह देंगे और इसको c कह देंगे, और इसका इस दोनों कोण का जो योग है वह 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो कोण है इसका मतलब यह 90 डिग्री है हमारा। अब ध्यान दीजिएगा, साइन में मान हमारे पास दिया हुआ है, साइन a बराबर 3/5। हम आपको बता चुके हैं कि पापा बेटा पापा हेलो हेलो बोल, p/h इसका मान होता है। अर्थात साइन a कहा है तो थीटा के ठीक सामने हमेशा लंब होता है, अर्थात यही p हो जाएगा हमारा। उसके बाद यह h होता है और यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा b हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली एक बात है, इसमें से मान इसके सामने रखिए, अर्थात p बराबर 3 हो जाएगा और h का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इसका मतलब यह 5 है। आप ट्रिपलेट को अगर समझ रहे होइएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं सोचना, इसका मान क्या आएगा, ये इसका मान 4 है। अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, हमसे पूछा गया है tan b, तो थीटा के ठीक सामने जिस ठीक के बारे में पूछा जाएगा ना, उसके ठीक सामने जो होगा वह लंब का अब काम करेगा। tan b के बारे में हमसे पूछा गया है, तो इसमें हम करेंगे क्या, इसका फॉर्मूला जो होता है पापा बेटा पापा और हेलो हेलो बोल, क्या होता है, p/b होता है। तो अब यह p का काम कर रहा है, यह p का काम कर रहा है, ठीक सामने b के बारे में पूछा गया है तो इसके ठीक सामने यह p का काम कर रहा है, तो यह हो जाएगा हमारे पास 4। और b का जो h तो हमेशा यही बना रहेगा, कर्ण हमेशा यही होता है हाइपोटेनस, और यह बेस का काम करेगा तो यह हो जाएगा 3। अर्थात 4/3 जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पूछ रहा है कि 3/8 को जब आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा और वो कितना अंक के बाद कट जाएगा। अर्थात देखिए इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे, भाग देंगे ऐसे, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ दशमलव देंगे, उसके बाद में 8 3 का कितना हो जाएगा 24, तो क्या हमारे पास बचेगा 6, यह कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक 0 देंगे और 8 7 कितना हो जाएगा 56, क्या बचेगा हमारे पास 4 बचेगा। उसके बाद एक फिर 0 देंगे, 8 बचे क्या हो जाएगा 40 और यह समाप्त हो गया, कुछ नहीं है। अर्थात लिखेंगे 0.375। तो यह दशमलव के बाद कितना अंक है, तो यहाँ 1 2 3 3 अंक है, अर्थात जिस ऑप्शन में 3 दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि 0.23 के ऊपर रेखरिंग एक डॉट डॉट है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि 0.23 के ऊपर रेखरिंग को जब आप सोल्व कीजिएगा तो क्या हम लोग लिखते हैं, देखिए जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना भिन्न में लिखने के लिए, दशमलव और रेखरिंग को आप बिल्कुल भूल ही जाइए। तो कितना बचेगा 23 और बट्टा दशमलव और रेखरिंग के बीच में अगर कोई संख्या है तो उसके बदले में यहां बगल में 0 लिखा जाता है, अगर नहीं है तो जितने अंक पर रेखरिंग है उसके बदले में उतना 9 लिख दिया जाता है। अर्थात देखिए यह p हो गया और यह q का रूप ले लिया, अर्थात जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात यह जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे 10 का क्रय मूल्य यानी कि CP इक्वल टू 8 का SP के बराबर है। आप चाहिएगा तो इसको काट सकते हैं, यह कटेगा तो 4 हो जाएगा और यह कटेगा तो 5 हो जाएगा। अर्थात
CP पहले लिख देते हैं। CP बराबर जानते हैं ये मान इसका हो जाता है और ये वाला मान इसका होता है, तो 4 हो जाएगा। यह रुपया में मान लीजिए कि कन्वर्ट कर गया। SP बराबर हमारा 5 रुपया हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने किसी चीज को 4 रुपया में खरीदा, 5 में बेचा, हमको लाभ हो जाएगा। तो कितना रुपया का लाभ हुआ, अर्थात लाभ प्रतिशत बराबर 1 बटा कितना पर हुआ, 4 पर हुआ, गुना में क्या रख देंगे 100%, अर्थात इससे यह कटेगा, कितना बार में कट जाएगा 25, अर्थात 25% का लाभ हुआ है। अर्थात जिस ऑप्शन में 25% दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 cm स्क्वायर है। 1944 cm स्क्वायर है। उस घन का आयतन क्या होगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे यहां पर 6 गुने भुजा स्क्वायर इक्वल टू कुल दिया हुआ है 1944 cm स्क्वायर। अब इसको 6 से कैंसिल करेंगे, कितना बार में कटेगा 6 तिरका 18, फिर 6 दूना 12 और 6 चौका 24, अर्थात ए स्क्वायर बराबर 324 cm स्क्वायर, अर्थात ए बराबर √324 cm स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 324 किसका होता है 18 का होता है और cm स्क्वायर है तो एक cm बाहर आ जाएगा, इसलिए नहीं लिखा जाता है, लास्ट में जोड़ लिया जाता है। अब हमसे पूछा गया कि घन का आयतन, तो हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। भुजा को ए से सूचित किया जाता है, इसीलिए हमेशा ए का क्यूब लिखा जाता है। भुजा क्यूब अर्थात 18 का क्यूब करेंगे। देखिए इसको क्यूब करने का भी कई तरीका है, अगर आपको याद है तो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 18 का क्यूब करेंगे, 18 का क्यूब कर रहे, देखिए किस फार्मूला पर लेके जाएंगे इसको, ए बी के होल क्यू जो फार्मूला था उसी पर यह जाता है, ए क्यू इंटू 3a स्क्वायर बी इंटू 3ab स्क्वायर और फिर बी क्यू हो जाता है। अर्थात देखिए यह ए का काम करेगा, यह बी का काम करेगा। तो एक का क्यूब 3a स्क्वायर इंटू में रहता है, यह सब गुना है, गुना में है, और यह 8 हो जाएगा, फिर 3 इंटू ए इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यह हो जाएगा हमारे पास 8 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 3 का 24, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 8 टाइम 64 और 64 तिया 192 हो जाएगा और यह हो जाएगा 512। इसको भी जोड़ने का एक तरीका है, देखिए इस दो को जैसे का तैसे लिख देंगे और उसके बाद क्या किया जाता है, इस टोटल 51 को यहाँ लाके जोड़ दिया जाता है, 3 4 2 बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यह 24 जो बचा यह डायरेक्ट इसमें जुटेगा तो हो जाएगा 48 का 8, तो बचा कितना 4 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, अर्थात जिस ऑप्शन में 5832 cm क्यू है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 जो है यह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कहता है कि ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा ए और सी इसे 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं है इसमें, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ऊपर हमेशा हम टाइम को लिखते हैं, 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा ए और सी इस काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यहां से हम इसकी इफिशियंसी ज्ञात करेंगे। इसकी इफिशियंसी ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या क्या जाता है इसमें, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, या दूसरा भी तरीका है हमारे पास। देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में क्या जो
एलसीएम भी लीजिए, या मतलब कि दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ दो ही लीजिए, दोनों में कॉमन है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, 3 कैंसिल था, इसमें भी 3 हो गया, 12 9 चौका 36, 12 3 36, तो इसमें कितना से गुना कर दे कि यह भी 36 बन जाए, तो 18 दूना 36 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में पूछा गया ABC के बारे में पूछा गया, तीनों मिलकर, तो लिखेंगे 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगा, लेकिन 2 बार A 2 बार B और 2 बार C का नाम आना रहा है, अर्थात लिखेंगे यहाँ पर 9/2 लिखेंगे। क्या लिखना पड़ेगा हमको 9/2। अब लिखेंगे कि 9/2 में हम कितना से गुना करें कि यह 36 बन जाए, ये अर्थात इन दोनों के गुणनफल के किसी एक के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36, y बराबर क्या हो जाएगा 4 दूना 8, अर्थात यह तीनों मिलकर इस काम को 8 दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, तो यहां पर जिसका टाइम और इफिशियंसी का जो गुणनफल होगा हर जगह पे इक्वल आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए इसको भी आप जब कीजिएगा इसका गुणनफल, तो देखिए इससे कटेगा तो यह 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 9 चौका 36 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी हो जाती है तो 279 रुपये का भुगतान किया जाता है, मूल बिल कितना है, यानी कि 100% कितना है। देखिए 10% की कमी हो गई तो बचा कितना 90%, और 90% बराबर 279 रुपया। तो देखिए 100% बराबर, तो देखिए क्या करेंगे, पहले 10% ही आप निकाल लीजिए। 10% निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें देखिए 9 से भाग देंगे, एक जीरो रह जाएगा, तो 9 से भाग दिया तो 9 तिरका 27 और 9 एकम 31 रुपया, अर्थात 10% बराबर 31 रुपया। तो हमको चाहिए 100%, तो 100% बराबर एक जीरो इधर से बढ़ा दिए, तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ा देंगे, तो 310 रुपया का यह भुगतान करेगा। सब में रुपया लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट है जो इसे क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली हो और ए, बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। ध्यान से देखने वाली क्वेश्चन है थोड़ा सा। को एक और बी बताया गया है, इनलेट है यानी कि भरने वाला है, जो इसे क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है। तो भर सकता है ना, तो उसके सामने हम प्लस का चिन्ह देते हैं, और जो खाली करता है उसके सामने माइनस का चिन्ह देते हैं। और सी पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। बार बार हम बोलते हैं कि ऊपर टाइम और नीचे एफिशिएंसी लिखते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ आ जाएगा 15 चौका 60, यहाँ हो जाएगा 20 तिया 60, और यहाँ हो जाएगा, देखिए टाइम अगर माइनस में है ना तो उसका एफिशिएंसी भी हमारा माइनस में ही होगा। तो क्या हो जाएगा 12 25 60। अब तीनों को मिलाएंगे, जब हम तीनों को मिलाएंगे तो देखिए 4 और 3 7, और माइनस में हो जाएगा 5, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस में रिजल्ट बचेगा 2 में। अब 2 में बचा तो यहाँ 60 यहाँ 60 यहाँ 60, तो 2 में हम कितना से गुना कर दें कि यह भी 60 बन जाए, अर्थात 30 घंटा। घंटा में है तो घंटा, मिनट में है तो मिनट, सेकंड में है तो सेकंड, जिसमें होगा आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम राखी की जानकारी ले लेंगे। राखी ने 200 अंक में से 54% अंक प्राप्त किए, तो लिखेंगे 200 गुना 54/100 बराबर, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 108। तो राखी ने 108 अंक प्राप्त किए। अब बात करेंगे मोहन के बारे में, यहां हो जाएगा मोहन। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, अर्थात जो भी मोहन होगा
उससे राखी का अंक 12 अंक अधिक है, अर्थात क्या करेंगे 108 माइनस 12 कर देंगे तो यह निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यह 108 में से 12 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 96, अर्थात मोहन ने 96 अंक प्राप्त किया। जिस ऑप्शन में 96 अंक है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि x + 3 का पावर 3 के विस्तार में x का गुणांक कितना है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, इसमें कुछ नहीं है, यह क्वेश्चन जो है a + b का होल क्यू के फॉर्मूला पे आधारित है। तो क्या फॉर्मूला होता है, AQ + BQ + 3a² + 3ab², या जैसे इच्छा हो वैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, सजा सकते हैं। इसी फार्मूला पर यह आधारित है। अगर यह फार्मूला आपको याद है तो हो गया, क्वेश्चन आपका बन गया। x + 3 का होल क्यू करेंगे तो इसका होल क्यू कीजिएगा तो क्या होगा, x³ + 3 का क्यू + 3a² मतलब x का स्क्वायर, उसके बाद में गुना में 3 हो जाएगा + 3a, एक मतलब x और फिर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब कर दीजिए इसका विस्तार, x³ प्लस यहाँ हो जाएगा 27, प्लस में यहाँ हो जाएगा 9x² प्लस में यहाँ हो जाएगा 9 9 3 का 27x हो जाएगा। और हमसे पूछा गया है x का गुणांक, अर्थात x का जो गुणांक है वह कितना है 27 है, अर्थात जिस ऑप्शन में 27 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है यदि x + 1/x = 6 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर फाइनली अगर डायरेक्ट इसको बनाना है, क्वेश्चन का आंसर जो प्राप्त करना है तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर और माइनस में 2, अर्थात देखिए 36 और -2 = 34 हो गया, आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में है 34 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसके लिए है जिसका मोर देन प्रैक्टिस है, उस चीज़ों को समझ रहा है, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। इसमें लिखेंगे x + 1/x का होल स्क्वायर = 6 का स्क्वायर, अर्थात दिए गए जो मान दिए गए इसके दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a² + b² और +2ab हो जाएगा ऐसे, और यह हो जाएगा कितना 36। देखिए इससे यह कट जाता है, इसीलिए x² + 1/x² बराबर यहाँ 2 बचा, अब 2 इधर जाके घट जाएगा, 36 - 2 बराबर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनका पुत्र शामिल है की औसत आयु 34 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि पति मतलब हस्बैंड और प्लस वाइफ, उसकी वाइफ इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए उसका जो 20 साल पहले जो औसत आयु था कितना था 23 × 2 कर देंगे और फिर प्लस करेंगे कितना 20 × 2 करना पड़ेगा, तो वर्तमान निकल गया। 20 साल के बाद वाला भी मान निकल गया, दोनों तो 20-20 साल बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 46 और यहाँ हो जाएगा 40, अर्थात 86 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि हस्बैंड प्लस वाइफ और उसके बाद में उसका पुत्र मतलब सन, सन मतलब बेटा, पुत्र शामिल है, तो कितना हो जाता है 34। 34 × 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा 102 वर्ष हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हम पति, पत्नी और पुत्र की आयु में से पति और पत्नी की आयु को घटा देंगे तो क्या पुत्र का नहीं आयु निकल जाएगा, अर्थात सन, अर्थात ऐसे भी चाहे लिख देते हैं पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू 102 - 86, अर्थात
कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 14 और 2 16, अर्थात कितने वर्ष का है वह, 16 वर्ष का लड़का है, उसका बेटा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 70 कहता है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 3 + √5 है। यानी कि एक मूल यानी कि अल्फा और बीटा में से एक मान दिया गया है और वह द्विघात समीकरण को ज्ञात करना है। ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा इसमें करेंगे क्या कि देखिए, द्विघात समीकरण में जब भी मूल दिया रहता है उस दोनों मूल को जिस द्विघात समीकरण का वह मूल होता है उसको मान में रखने पर वह दोनों तरफ 0 हो जाता है, अर्थात 0 के बराबर हो जाता है। तो इस मान को भी क्या करेंगे कि यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में रखेंगे, जिसमें 0 दोनों तरफ हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वही उसी द्विघात समीकरण का वह एक मूल है। तो आइए इसकी पहचान करने के लिए हम लोग ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, x² - 6x + 4 = 0। अब रखेंगे यहां पर x का मान, वह x का ही मान दिया हुआ है, तो लिखेंगे 3 + √5 का स्क्वायर -6 × 3 + √5 + 4 = 0 होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यह a + b के होल स्क्वायर में चला गया तो क्या लिखेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे 9 प्लस यह 5 में कन्वर्ट कर जाएगा और उसके बाद में +6 √5 हो जाएगा, माइनस उसके बाद इसमें एंट्री करेंगे तो कितना हो जाएगा -18 और इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 6 √5 प्लस में 4 = 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, यह 14 और यह 4 एक साथ हो जाएगा और -18 = 0। तो आप बताइए, यह इसको भी तो जोड़ेंगे तो 18 में से 18 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 = 0। हमें दूसरा ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन पहला से ही हमें पता चल गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि 6% की वार्षिक दर से 25,000 रुपया की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए इसमें आपको समझने वाली बात है, हम कैसे समझा रहे हैं। देखिए इसको बनाने के लिए आपका ट्रेडिशनल मतलब जो फार्मूला होता है 8वां में हम लोग पढ़ते हैं वो तो है ही, उसके बाद में कई और भी हैं बनाने के, लेकिन हम भी जो बता रहे हैं उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिएगा हम बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। पी हमारा यानी कि मूलधन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 6% का है, उसके बाद में हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है, टाइम समय दिया हुआ है 2 वर्ष का। उसके बाद हमसे CI हमारा पूछा जा रहा है कि व्हाट। ध्यान दीजिएगा इसमें हम करते क्या हैं, आप एक फार्मूला जानते होइएगा, A + B + A × B बट्टा में कर देंगे 100 और ये %। इसमें करते क्या इस फार्मूला पर, इसको देखिए जितना समय दिया रहता है और 2 वर्ष दिया हुआ है ना, तो रेट को 2 बार आप लिखिए। क्या करेंगे, उसी 2 बार लिख देंगे और इसी को एक कह देंगे, एक को B कह देंगे और इसी फार्मूला पर लगा दीजिए आप। तो क्या लगाएंगे, लिखेंगे 6 + 6 + 6 × 6 बटा 100 और % लगा दीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हो जाएगा 36, उसके बाद दशमलव देंगे, अर्थात 12.36% हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, 2 वर्षों में 6% की दर से इतना जो है ना परसेंटेज में ब्याज हमें प्राप्त हुआ है। तो प्रतिशत वाले ब्याज को रुपया में बदलने के लिए मूलधन के 1% से हम गुना करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमारा CI जो है वह रुपया में प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा, CI = 12.36 गुना मूलधन के 1% से गुना करेंगे। देखिए तो मूलधन यहां देखिए चाहे वहां देखिए क्या है, 250 है। कितना है, 250 है। हो गया, कुछ नहीं करना है। अब चाहेंगे इसको तो यहां भी 4 से गुना कर लीजिए और यहां भी 4 से गुना कर लीजिए। देखिए क्यों कर लीजिए, तो यह आसान हो जाएगा और आपका कैलकुलेशन, क्योंकि इसको जब हम गुना कर दिए तो यह क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा और इससे इसमें भाग दे दीजिए। तो CI बराबर आपका प्राप्त हो जाएगा। पहले भाग दे दीजिए, जब भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12 दशमलव हो जाएगा, यहाँ दशमलव है और उसके बाद में 9 × 36 0 दे के देंगे, ऐसे बन जाएगा। अब इसमें जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 9.09 गुना
1000, तो 2 अंक के बाद दशमलव खिसक जाएगा, अर्थात 3090 रुपया आंसर हो जाएगा। ये इसका है जो कट गया है, यहाँ लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3090 रुपया जिसमें है वही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि 40 का घनमूल का परिमेयकारी गुणनखंड रेशनलाइजिंग फैक्टर डॉट डॉट है, उसमें से क्या है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या जाता है, इसमें मान लीजिए जैसे दिया हुआ है, पहले इसको तोड़िए और 40 इसका घनमूल निकालना है, मान लीजिए घनमूल के तो इसको क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ इसको तोड़िए। इसको जब आप तोड़िएगा तो क्या तोड़ेंगे, 2 2 2 और 5 में इसका फैक्टर तोड़ दिए। जब इसको तोड़ेंगे तो ये बन गया हमारा घनमूल हो जाएगा, उसके बाद में 2 का पावर 3 गुना में हो जाएगा 5। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहीं पर, देखिए इससे यह कन्वर्ट कर इसमें इसका घनमूल निकल जाएगा। देखिए 3 बार है इसमें तो निकल गया 2 बाहर। उसके बाद इसको अगर आप चाहिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गुना 5 का पावर, यह पलट जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 1/3 हो जाता है। देखिए यहां पर परिमेयकारी गुणनखंड यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब हुआ कि इसके ऊपर जो यह मान दिया हुआ है, यह बट्टा में नहीं होना चाहिए, इसका मान 1 हो जाना चाहिए। इसका मान 1 हो जाना चाहिए का मतलब हुआ कि इसमें किस चीज से गुना कर दें यहां पर, ताकि यह वैसा कन्वर्ट कर जाए, यह वह बन जाए। तो देखिए इसमें करेंगे क्या हम लोग, दोनों सेम चीज में आना चाहिए, बट्टा में भी वही चीज आना चाहिए, लेकिन यहां पर हमको बट्टा से कोई मतलब नहीं है। तो 5 का पावर 2/3 और फिर यहां भी 5 का पावर 2/3 ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब इसी से हम लोग इसका परिमेयकारी गुणनखंड हो जाएगा, अर्थात 2 गुने 5 का पावर 1/3। और हम जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, और बट्टा 5 का पावर 2/3 ऐसे बनेगा, अर्थात 2 गुने 5 का पावर 1/5 का पावर 2/3 हो जाएगा। अर्थात इसी मान से, इसी से हमने जब इसको रेशनलाइज किया, फैक्टर किया, तो इसका मान क्या हो गया, परिमेयकारी रूप ले लिया। अर्थात इसका आंसर जो होगा 5 का पावर 2/3 जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है, हाथ मिलाए गए कितनी बार, कुल कितनी बार हाथ मिलाए, लिख देते हैं इसी तरीके से, कुल कितनी बार हाथ मिलाएं। इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n-1/2, जहां n बराबर क्या है, व्यक्तियों की संख्या है, व्यक्तियों की संख्या है। तो बस हो गया, कुछ नहीं इसमें, बस यहीं पे रख दीजिए। n मतलब कितने व्यक्ति हैं, 40, तो 40 रख देंगे, गुना कर देंगे 40 - 1/2, अर्थात जब इसे यह कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 20, अर्थात 20 गुना 39, अर्थात 0 का 0, 9 दूना 18 का 8, 3 दूना 6 व 1 7, अर्थात वह कितनी बार हाथ मिलाए, 780 बार हाथ मिलाए। और जिस ऑप्शन में 780 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि 169 का वर्गमूल, 27 का घनमूल, 64 का घनमूल और 144 का वर्गमूल का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम एक बार क्वेश्चन को लिख ही देते हैं, क्वेश्चन में खैर कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 27 का घनमूल निकालेंगे, फिर 64 का क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ है घनमूल निकालेंगे, और फिर यहाँ दिए 144। पहले इसका मतलब हम लोग समझेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 13, इसका मतलब क्या हुआ 3, इसका मतलब क्या हुआ 4, और इसका मतलब क्या हुआ 12। इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या को पहले तोड़ देते हैं। 12 टूट गया तो देखिए इसमें 4 भी मौजूद हो गया, 3 भी मौजूद हो गया, और सिर्फ 13 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 12 गुना
13 हो गया है। जब इसको गुना कीजिएगा तो इसका मान आएगा 156, अर्थात जिस ऑप्शन में 156 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4 × √2 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लिए कि यह एक दीवार है, यह क्या है, यह एक दीवार है और इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी की गई है, एक सीढ़ी खड़ी की गई है। तो जब सीढ़ी खड़ी की गई है तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहां से क्या कहा गया है, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, अर्थात यहां पाद मतलब जड़, ये इस दीवार से यहां तक की जो दूरी है वह 4√2 मीटर दिया गया है। सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी कौन है, यहां से यहां तक सीढ़ी लंबी है, इसके बारे में पूछा रहा है कि व्हाट, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, tan में 45 डिग्री का मान 1 और 1 होता है, यानी कि यहां पर p/b जो होता है x और x हो जाएगा यहां पर, मान लीजिए, और इसको कह देंगे √2x, अनुपातिक मान लगा दिए, अनुपात में इसका मान निकल गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें कुछ नहीं है कि x बराबर 4√2, तो √2x बराबर व्हाट, यही सीढ़ी की लंबाई है। तो क्या करेंगे, 4√2 इंटू √2 कर दीजिएगा, तो इस दोनों का मान कितना हो जाएगा, 2, अर्थात 8 मीटर आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि निम्नलिखित दोनों श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, दो श्रेणी दिया हुआ है, 8 + 27 + 64 प्लस ... प्लस 1000 प्लस 2 + 4 2 + 4 + 6 प्लस ... प्लस 20। दोनों दो श्रेणी है और दोनों दो चीज है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें से 8 कॉमन हो जाएगा, 8 कॉमन नहीं होगा, माफी चाहते हैं, ये बोलना चाहिए था कि 2 का पावर 3 है और यह 3 का पावर 3 है और यह 4 का पावर 3 है, प्लस ... प्लस ये हो जाएगा कितना हमारा 10 का पावर 3 है। तो यह जो रूप ले लिया, यह लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग वाला रूप ले लिया, और यहां 2 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 1 2 3 ... प्लस में 10, ऐसे बन जाएगा। जब यह ऐसे बन गया, अब यहां पर कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग वाला फार्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या होता है फार्मूला, यहां बगल में फार्मूला इसके लिए या लिख ही देते हैं एक बार, n × n + 1/2 और टोटल का होल स्क्वायर होता है, और प्लस हो जाएगा 2 × इसके लिए फार्मूला होता है n × n + 1/2। फार्मूला सेम ही होता है, लेकिन जब घन रहता है ना तो दिए गए इस फार्मूला का स्क्वायर हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कहां से यह शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, यानी कि लगातार प्राकृत संख्याओं घनों का योग, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू प्लस ... प्लस n का क्यू के लिए यह फार्मूला होता है n × n + 1/2 और टोटल का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 से शुरुआत किया जा रहा है, यानी कि -1 हमें करना पड़ेगा, अर्थात यहां पर -1 हम लोग कर देंगे पहले ही। अब फार्मूला लगाइए, तो यहां लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 10 + 1 बट्टा में 2, उसके बाद में इसका होल स्क्वायर और -1 प्लस यहां क्या हो जाएगा 2, इसके लिए ये इनका काम इसमें से कर रहा है, 10 × 10 + 1 बट्टा में 2, ऐसे बन जाएगा। तो चाहेंगे तो इससे किसी एक को कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद इससे यह कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ बचा 11, 11 × 5 = 55, 55 का स्क्वायर -1 प्लस कितना हो जाएगा 11, 11 10 का 110 हो जाएगा। जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और यहाँ जानते हैं कितना हो जाएगा 30, आप -1 प्लस 110, अर्थात यहाँ हो जाएगा 30 24 घट जाएगा 1 और प्लस 110। अब इसको इसमें हम ऐड कर देंगे, 0 का 0, उसके बाद कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा कितना 2 3, उसके बाद यह कितना हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 3। जिस ऑप्शन में 3130 है वही हमारा आंसर
हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर गलती हमने जोड़ दिया इसको, या किसी ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा है, जोड़ने के क्रम में हमने गलती कर दिया। 4 और 0 4 ना होगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 1 और 0 1 हो जाएगा, और यह 3 हो जाएगा। माफ़ी चाहते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि एक त्रिभुज में यदि कोण ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 45 डिग्री है तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। मान लिए कि यह एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए, बी और सी। तो कोण ए के बारे में बता दिया कि 30 डिग्री, और कोण बी के बारे में कह दिया 45 डिग्री, तो और कोण सी के बारे में व्हाट। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इन कोणों का मान हमारे सामने दिया हुआ है, अर्थात 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस कोण सी का सी ही रहने देंगे 180 डिग्री। कोण सी बराबर देखिए यह हो जाएगा 75, 75 जैसे ही इधर घटेगा तो क्या हो जाएगा 105, अर्थात जिस ऑप्शन में 105 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है यदि a/4 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/6 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, अगर ऊपर में कोई भी मान नहीं दिया हुआ है तो यह जो जिसके सामने है ना उसी का मान वह हो जाता है, अर्थात a अनुपात b अनुपात c बराबर देखिए ये हो जाएगा 4 अनुपात 5 अनुपात 6। इसमें कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि x स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 24y स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे। देखिए दो तरीका है, चाहिएगा तो इसका गुणनखंड आप तोड़ लीजिए या ऑप्शन से गुना कर करके देखिए कि किससे मैच कर रहा है। आइए हम लोग दोनों तरीका यूज कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 24y स्क्वायर। तो 24y स्क्वायर है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका और इसको मतलब इसको और इसको गुना करते हैं तो 24x स्क्वायर आएगा, 24x स्क्वायर और y स्क्वायर आएगा। तो इसको इस तरीके से तोड़ा जाता है कि दोनों को जोड़ने घटाने पर जितना था उतना हो जाए और गुना करने पर दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो इसको हम कितना तोड़ सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3xy प्लस 24y स्क्वायर। दोनों में से x को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 8y, और फिर यहां पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं तो देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं, 3y कॉमन ले सकते हैं। प्लस में 3y कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा x, और प्लस में 8y हो जाएगा, अर्थात यहां पर हम इसको अब दोनों में से 8x प्लस 8y कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस 3y बच जाएगा, और जिस ऑप्शन में यह मान है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए जिसके दो शीर्ष 2,4 और 2,6 हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि यह एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष दिया हुआ है हमको किसी पर एक, यहां मान लीजिए 2,4 दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है 2,6 दिया हुआ है, और यहां हमसे पूछा जा रहा है तीसरा शीर्ष हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वह डिस्टेंस वाला हम निकालेंगे। x, y यहां रहने देंगे, और तीनों भुजा जब समबाहु का आए तो तीनों भुजा बराबर होता है, अर्थात अगर इसको a कह दे, इसको हम यहां पर b कह दें और इसको c कह दें तो AC अर्थात AB बराबर BC बराबर
AC डिस्टेंस जो होना चाहिए तीनों जगह का इक्वल होना चाहिए, यानी भुजाओं की लंबाई। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन से हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी को चेक कर रहे हैं क्योंकि हम पहले चेक कर चुके हैं, इसलिए 2 ऑप्शन खारिज हो चुका है। तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है 2 प्लस रूट में 3, 5, इसी को रखकर हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये मान बराबर हो रहा है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमको ए बी से ही शुरू करते हैं, ए बी अगर ज्ञात करना है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, किसी एक को x1 और किसी एक को y1, किसी को कह सकते हैं, माइनस में वो मान आता है, फिर जाके वह पॉजिटिव हो जाता है। तो आइए इसी में से हम घटाते हैं, 2 और -2 कर देंगे, क्योंकि यह x पहले जो होता है x होता है, बाद में होता है जो y होता है, और फिर इसमें से घटाएंगे, प्लस इसका स्क्वायर हो जाता है, 6 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको घटाएंगे तो यह 0 और यहां घटेगा तो 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अर्थात रूट में 4 = 2। इसका जो मान आया हमारे पास वह कितना आया, 2 आया। अब इसका हम फिर चलते हैं निकालने के लिए BC यहां है, BC = फिर से वही क्रिया हो जाएगा रूट अंडर। तो आइए इसमें से इस बार घटा लेते हैं, 2 प्लस रूट में 3 और माइनस में 2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद में 5 लिखेंगे और माइनस क्या लिखेंगे, 6, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, रूट में 3, और 3 का मतलब कितना हो जाएगा, स्क्वायर जब करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, अर्थात रूट में 4 हो जाएगा, और रूट में 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अर्थात यह भी 2 आ गया। अब क्या करेंगे, AC के बारे में हम बात करेंगे। AC = क्या हो जाएगा, रूट अंडर किसी एक में से फिर यहां पर घटाएंगे हम लोग, 2 प्लस रूट में 3 और -2 इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद यहां आ जाइए, फिर यहां क्या करेंगे, प्लस 5 - 4 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। दूसरा भी तरीका है लेकिन वह और भी लेंदी है। फिर इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, रूट में 3 और वहाँ उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, उसके बाद में इसमें से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, अर्थात रूट में 4 = 2 हो जाएगा। अर्थात तीनों जो डिस्टेंस है वह इक्वल आ गया, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा का मान क्या होता है, बराबर होता है। और जो ये ऑप्शन हमने रखा था, ऑप्शन नंबर सी को जो संतुष्ट किया हमारी इक्वेशन को, वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कहता है कि 1 + 2 + 3 + ... 49 बराबर व्हाट, यानी कि हम जानते हैं कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या फार्मूला होता है, वही फार्मूला हम लोग लगा देंगे, जो अभी पीछे हम लोग देख भी चुके हैं कि n × n + 1/2 जो फार्मूला होता है, इसी फार्मूला का यूज हम लोग कर देंगे। तो क्या लिखेंगे n के जगह पर 49, फिर क्या लिखेंगे 49 + 1 और बट्टा में क्या कर देंगे 2, अर्थात 49 × 50 है तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 25। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा 1250 होता, लेकिन 1250 नहीं हो गए, 25 कम हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 1225। जिस ऑप्शन में 1225 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि दो संख्याओं का लस्सा 495 तथा मस्सा 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर है, यानी कि उन दोनों संख्या में कितना का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया जाता है कि मान लिए कि दो को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या है a और b है। जब भी सहअभाज्य संख्या में हम मस्सा से गुना कर देंगे तो वह संख्या तैयार हो जाता है, अर्थात मस्सा जो हमारे पास दिया हुआ है 5 से इसमें भी गुना कर देंगे और 5 में इससे भी जब गुना कर देंगे तो यह दोनों संख्या बन गया। क्या बन गया? संख्या बन गया। यही वो दोनों संख्या है जिसका लस्सा 495 होगा और मस्सा 5 होगा। तो उन्हीं दोनों संख्या को यही वो दोनों संख्या है जिसको जोड़ने पर इसका योग जो होगा 100 होगा। तो इन्हीं का अंतर निकालना। तो पहले ये संख्या कौन से इसको ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लस्सा और मस्सा के गुणनफल के बराबर होता है। तो 5a × 5b =
उनके लसा और उनके मसा के गुणनफल के बराबर होता है। इससे यह कैंसिल हो जाएगा। जब फिर इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे, ठीक है, 9 पच्चे 45 और फिर आ जाएगा 9 पच्चे 45, अर्थात a इंटू बी बराबर इसका मान कितना आ गया, 99। अब इसको क्या किया जाता है, अगर यह जोड़ में है तो इसको जोड़ में तोड़ते हैं, अगर यह गुना में है तो इसको गुना में तोड़ते हैं। इसको क्या क्या हम लिख सकते हैं, 1 और 99 लिख सकते हैं, फिर इसको 3 और 33 में तोड़ सकते हैं, फिर इसको कितना तोड़ सकते हैं, 9 और 11 में तोड़ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस सबों में मसा से ये सब पास है, यह सब पास है वह संख्या बनने के लिए, लेकिन उनका योग कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। जब इसमें हम 5 से गुना मारेंगे तो यह इसी तरह से ज़्यादा हो जाएगा, फिर यह भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यह दोनों फेल है। और यह एक का मान हुआ और यह एक ए है और यह एक बी है। आप चाहें तो अब यहाँ पर इसका मान में रख के गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 पच्चे 45 और एक कितना हो जाएगा, 11 पच्चे 55। यही वो दोनों संख्या है और आप जोड़ कर भी देख सकते हैं कि इसका योग 100 हो रहा है। तो इन दोनों में अंतर कितना का है, अर्थात 55 में से आप 45 घटाइएगा तो क्या आएगा, कितना का अंतर है इन दोनों में, 10 का अंतर है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि यदि P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50% हो तो P अनुपात Q ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, P प्लस Q और गुना 20% इक्वल टू P माइनस Q का 50% के बराबर है। देखिए परसेंटेज और जीरो से यह कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें गुना कर दीजिए, 2p प्लस 2q इक्वल टू 5p माइनस 5q, क्या हो जाएगा, 5q। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3p इक्वल टू 7q बन जाएगा। यह P का मान होता है और यह Q का मान होता है। बस हो गया, P अनुपात Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7:3। और जिस ऑप्शन में 7:3 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कि A तथा B ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। A ने 3600 रुपया 8 माह के लिए निवेश किए तथा B कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में B को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। B ने कितना धन लगाया। हम जानते हैं कि जो भी लाभ होता है वह पूंजी और समय के अनुपात में होता है। बस हो गया, यही चीज हमको समझना है। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, यह A है और यह B है। A ने 3600 रुपया लगाया है। कितना लगाया है, 3600 रुपया लगाया है, 8 माह के लिए लगाया है। और तथा B कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक के लिए। तो मान लिए कि इसका पूंजी ही हमको पता नहीं है, लेकिन यह 6 माह तक रहा है। ठीक है, जब इससे आप काट दीजिएगा इसको तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। इसका जो यह पूंजी का अनुपात था, पूंजी और समय का, अब इस अनुपात में उन लोगों को लाभ भी हो रहा है। किस अनुपात में, यह हो जाएगा 600 है तो 4800 और यहाँ हो जाएगा x। यह भी लाभ है। एक लाभ का और चर्चा किया गया। अब देखिए इधर A और B ने लाभ का जो बंटवारा किया है, अंत में B को कुल लाभ का, तो मान लिए कि लाभ 1 हुआ है और 1 में से कुल लाभ का कह रहा है B ने 15/31 ले लिया है। तो A को कितना मिला होगा, 16/31 मिला है, अर्थात यह कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 16:15 के अनुपात में बंटवारा किया गया है। अब देखिए क्या करेंगे, लाभ बटा लाभ करेंगे। अब A और B, अब देखिए A को कितना लाभ हुआ है, 4800 बटा A को कितना लाभ हुआ है, x बराबर कितना, 16 और बट्टा में कितना हो जाएगा, 15। इसी अनुपात में इन लोगों का बंटवारा किया है लाभ। तो अब इस यहाँ पर जो मान है ना, यह धन है इसका। जब इसका मान निकालेंगे तो यह धन निकल जाएगा। काटिए इसे, 16 तिया 48 और 15 तिया 45, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, 4500 रुपया आ जाएगा। और B ने उसमें कितना पूंजी लगाया था, 4500 रुपया, यानी या B ने कितना धन लगाया था, तो 4500 रुपया उसमें वह लगाया था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। और जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, जो टेस्ट सीरीज नंबर 14 का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। कहता है कि एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। जब उसके आय में 2% की वृद्धि होती है तो वह खर्च में 4% की कमी कर देता है। तो बताइए कि उसके बचत पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। मान लिए कि एक व्यक्ति है जिसकी आय है 100 रुपया, वह 80% खर्च कर देता है। तो खर्च 80% करता है, इसका मतलब 80 गो रुपया खर्च कर देता है। तो वह बचत कितना करता है? बचत बराबर 20 गो रुपया करता है। अब ध्यान देने वाली बात है, जब उसके आय में 2% की वृद्धि हो जा रही है, 2% की जब वृद्धि हो जाएगा तो वह कितना अब कमाने लगेगा, या उसकी आय हो जाएगी 102 रुपया। उसके बाद कहता है तो वह खर्च में 4% की कमी कर देता है। यहाँ पर जो भी खर्च हो रहा है उसमें उससे 4% की कमी कर दिया। जब कमी कर दिया, बढ़ाया नहीं, कमी कर दिया, तो यह कम होगा। इसका मतलब हो जाएगा कितना? 8 चौका 32। 8 चौका 32 का मतलब हो जाएगा 8 चौका 32, उसका 80%, 80 का 4% हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा और 8 चौका 32 यानी 3.2 हो जाएगा। ठीक है, 3.2 इसमें से हम लोग कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 76.8 हो जाएगा। कितना होगा? 76.8। अब 76.8 रुपया वह क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। अब तो इसका मतलब वह बचा कितना ले रहा है? अब 102 में से क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे। आप इसको घटा लीजिए इधर में। 102 माइनस 76.8, यहाँ भी एक शून्य दे देंगे। कितना हो जाएगा? 2। यह बच गया 11। 11 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद यह 9 बन गया 2, अर्थात वह बचत कर रहा है 25.2 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि तो उसके बचत पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ा? तो क्या पड़ा? यहां पहले 20 रुपया बचाता था, अब 25 पे बचा रहे, यानी कि वह वृद्धि किया है। अब वृद्धि किया है तो कितना का वृद्धि किया है? 5 रुपया का। प्रतिशत में जाना है तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि, तो कितना का वृद्धि किया? 5.2 बट्टा कितना पर किया है? तो यह 20 पर किया है, गुना कितना? 100%। इससे यह कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और 50 25 और 5 दूना 10, 10 का मतलब 1, अर्थात 25 और 1 26% का उसने क्या किया है? इंक्रीज किया है, वृद्धि किया हुआ है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।